सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अलीगढ़ नंबर 1 कॉमर्स चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिजनेस के सेकंड चैप्टर जो हमारा रिमेनिंग रह गया था, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि कैसे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे फॉर्म होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, वो सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। तो इसमें क्या चार चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए। क्या इंपॉर्टेंट होता है? सबसे पहले आपको प्रमोशन करना होता है अपनी कंपनी का, देन आपको इनकॉर्पोरेशन करना होता है, एंड एट द लास्ट आपको क्या करना होता है? कैपिटल, सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट मतलब आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये चार चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, आपको रन में लाने के लिए। अब हम इन डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। प्रमोशन का मतलब क्या होता है? कि मैंने बोला प्रमोशन, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना होता। प्रमोशन में आप ना, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे आप सारे चीजों को, रिसोर्सेज को, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, आप उनकी प्लानिंग करते हो और ऑर्गेनाइज करते हो उन रिसोर्सेज को जो बिजनेस के लिए सफिशिएंट होते हैं, इनिशियल होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिजनेस को रन करने के लिए। तो बेसिकली कह सकते हैं कि प्रमोशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे आप सारी चीजें प्लान करते हो। एक आइडिया होता है, आप एक इनोवेटिव आइडिया लेके आते हो, तो आइडिया से रिलेटेड जो भी चीजें इनोवेशन कर रहे हो, कोई भी नई चीज, वो सारी चीजें प्रमोशन के अंदर आती है। कुछ नया लेके आना मार्केट के अंदर। तो प्रमोशन क्या करता है? इसके क्या फीचर हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। क्या करते हो आप? आइडेंटिफाई करते हो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। आइडेंटिफाई मतलब क्या? कि मैंने देखा कि फॉर एग्जांपल मान लो हम अभी देख रहे हैं कि आजकल जो है ऑनलाइन कोचिंग का, इन सब का बहुत ज्यादा स्कोप चल रहा है कि हर बच्चा ऑनलाइन जाना चाहता है ना। कोई भी कोचिंग में जाके अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता कि आने जाने में वो हो। तो मैंने क्या अपॉर्चुनिटी देखी कि भाई हर बच्चा घर पे बैठ के पढ़ना चाहता है, तो मैंने अपना एक चैनल खोल लिया है ना। कोचिंग मेरी थी यहाँ पे फिजिकल फॉर्म में थी, बट मैंने क्या करा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी मैंने आपको प्रोवाइड किया। तो कैसे, क्या मैंने किया, एक आइडिया आया मेरे दिमाग में और उस अपॉर्चुनिटी को मैंने यूज किया। तो आइडेंटिफाई करा मैंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? प्रमोशन के अंदर आती है कि आप आइडिया लेके आओ, नई नई चीजें देखो कि आप उससे क्या कर सकते हो, वो सब कुछ देखना है आपको। आपको प्रॉफिट कितना होगा, वो सारी चीजें आपको उसमें देखनी होंगी। प्लान करोगे, ओवरऑल आप कह सकते हो कि यहाँ पे प्लानिंग करते हो, अपने आइडिया को इन रियल लाने की कोशिश करते हो। फिर क्या करते हो? आपको फिजिबिलिटी की स्टडीज भी करना जरूरी है। फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कि चेक करना कि जो आपका आइडिया है वो आइडिया सही है। मतलब ऐसा तो नहीं है, देखिए आइडियाज बहुत टाइप के होते हैं। कुछ आइडिया रियलिस्टिक होते हैं, कुछ रियलिस्टिक नहीं होते। कुछ आइडिया बहुत अच्छे होते हैं बट इन रियल मार्केट में एप्लीकेबल नहीं हो सकते। तो आपको उसकी फिजिबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी। फिजिबिलिटी मतलब क्या चेक करनी पड़ेगी? कि आपको देखना होगा टेक्निकल फिजिबिलिटी कैसी है उसकी। टेक्निकल फिजिबिलिटी मतलब कि जो आइडिया आप लेके आ रहे हो, जो आप सर्विसेज देने वाले हो या जो आप गुड्स देने वाले हो सोसाइटी को, उसके हिसाब से आपके पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी है या नहीं, वो आपको चेक करना पड़ेगा। मान लो आपका आइडिया बहुत अच्छा है बट आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसका प्रोडक्शन करने की, तो फिर आप वो आइडिया नहीं ला पाओगे, रन नहीं कर पाओगे। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक करना जरूरी है। सेकेंड थिंग क्या चेक करना जरूरी है? आपको फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी चेक करना जरूरी है। फाइनेंशियल मतलब कि आपके पास इतनी कैपिटल, इतनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है भी या नहीं, ये भी तो आप चेक करोगे। तो वो आपको चेक करना होगा कि आपके पास जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल कैपिटल वगैरह है या नहीं। फिर एट द एंड क्या देखोगे? इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी मतलब कि आप जो आइडिया लेके आ रहे हो उससे आपको प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं। बिकॉज हर बिजनेस किस लिए आप रन करते हो? प्रॉफिट अर्न करने के लिए, किस मोटिव से? प्रॉफिट के। तो अगर कोई आपको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा होगा, कुछ इकोनॉमी को फायदा नहीं हो रहा होगा, तो आप क्यों उस आइडिया को लेके आओगे? ठीक है। सो बेसिकली क्या कि आपको फिजिबिलिटी चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन फिजिबिलिटी चेक करने के बाद आपने देख लिया कि ठीक है, हाँ मेरे पास सारी चीजें हैं, देन आप क्या करोगे? नेम अप्रूवल लोगे। नेम अप्रूवल मतलब मैंने, चलो हाँ, अपना सोच लिया कि मुझको कोचिंग खोलनी है भाई ऑनलाइन, मैंने अपना प्लेटफॉर्म, तो अब मुझे उसका कोई नेम भी तो होना चाहिए ना, किसी नेम से। तो मैंने जैसे कि ये वाला जो चैनल है कि शोएब सर का है ना, तो शोएब सर क्लासेस के नाम से मैंने इसका क्या किया? अप्रूवल लिया कि इस नाम से कोई और कोचिंग तो नहीं है। मैंने रजिस्ट्रार के पास गए और अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहा। बिकॉज एक नाम से दो कंपनीज या मोर देन 2 कंपनीज रन नहीं कर सकती, ये एक इलीगल होता है। एक नाम पे एक ही कंपनी रन कर सकती है। सो इसी वजह से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा कि आप जो नेम रख रहे हो वो किसी और का नेम तो नहीं है। वो सारी चीज देखनी होगी। तो हाँ, अगर आपने कोई ऐसा नेम रखा, वो किसी का नेम नहीं, आप रजिस्ट्रेशन कराओ, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। देन आप क्या करते हो? फिजिबिलिटी, इसके नेम अप्रूवल के बाद
फिक्सिंग अप सिग्नेचरीज टू MOA। MOA मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कुछ नए टर्म है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, फुल डिटेल में हम आपको बताएंगे। अभी इतना समझ लो कि एक सिंपल एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारी डिटेल्स दी हुई होती है, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, कैसे कंपनी काम करती है, पावर्स वगैरह, हर ईच एंड एवरी डिटेल यहाँ पे दी हुई होती है, क्या एड्रेस है, सब कुछ। तो उस डॉक्यूमेंट को आपको कौन साइन करेगा, उसके ऊपर कौन सबमिट करेगा रजिस्ट्रार ऑफ द ऑफिस में, वो फिक्स करना जरूरी है। तो ये कौन फिक्स करता है, जो हमारे प्रमोटर, शेयर होल्डर्स वगैरह होते हैं, वो प्रमोटर्स क्या करते हैं, एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर लेते हैं और उसको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं और वो डायरेक्टर साइन करता है इस मेमोरेंडम एसोसिएशन पे। फिर सिग्नेचर करके आपने कर दिया, फिर आपको बात क्या करना है, एट लास्ट में हमको अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। मतलब ऑब्वियसली बात है, किसी भी कंपनी को रन करने के लिए आपको प्रोफेशनल्स की जरूरत है, कि मतलब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट लेके आओगे, मैनेजर, HR मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, बहुत टाइप्स के लोगों की जरूरत पड़ती है। तो आप सारे किनको अपॉइंट करोगे, जितने भी प्रोफेशनलिस्ट होंगे, तभी कोई बिजनेस रन हो सकता है। विदाउट प्रोफेशनलिस्ट तो ऑब्वियसली बात है कोई भी कंपनी आप रन ही नहीं कर सकते हो। तो प्रोफेशनलिस्ट को आप अपॉइंट करोगे, मीन्स लोगों को हायर करोगे। हायरिंग के बाद आप क्या करते हो, लास्ट में प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। फिर उसके बाद सब कुछ कर लिया, अब नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो भी है, अब आप उनकी प्रिपरेशन करो, सारी चीजें करो। मतलब जो भी, जैसे कि कहीं पे भी आप जा रहे हो, कोई भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो ऐसे ही नहीं खोल लेते हैं आप। कंपनी का एक प्रॉपर, आपने देखा था कि प्रॉपर तरीका होता है, प्रोसेस होता है खोलने का। तो आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब प्रिपेयर करो टाइम पे और रजिस्ट्रेशन उसका कराओ। अब नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, पहला तो यही हो सकता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक होता है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं AOA। इसके बारे में हम आगे बताएंगे कि ये AOA क्या होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये भी सिंपली इसी की तरह ही होता है डॉक्यूमेंट्स, बस इसमें क्या होता है, इसमें कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड सारी चीजें दी हुई होती हैं। तो MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस वगैरह, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको प्रिपेयर करने होते हैं। इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये सारी चीजें किसमें आती है, प्रमोशन में। यहाँ पे आपने सारी चीजें क्या करी, प्लान करा और ऑर्गेनाइज करा चीजों को। सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेज क्या होती है किसी भी इनकॉर्पोरेट करने की कंपनी की, क्या आप इनकॉर्पोरेशन करो। इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना, कैसे आप बिजनेस रन करोगे। तो किसी भी बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करने से पहले आपको कुछ ये स्टेप्स हैं 4, वो आपको करने पड़ेंगे। पहला स्टेप क्या है, फाइलिंग ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो भी थे, जो हमने प्रमोशन में भी पढ़ा था कि प्रिपेयर करो, अब प्रिपेयर कर लिया आपने, अब यहाँ पे आप उसकी फाइलिंग कराओ। फाइलिंग कहाँ पे कराओगे, आप रजिस्ट्रार ऑफ द ऑफिस में अपने फाइलिंग कराओगे। फाइलिंग किस चीज का कराओगे, उसमें आप सारी चीजें दोगे कि आपका नेम क्या है, नेचर क्या है, कितने डायरेक्टर्स हैं, सारी चीजें, MOA, AOA, आर्टिकल एसोसिएशन, मेमोरेंडम एसोसिएशन, जो भी ईच एंड एवरी डिटेल, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप उनकी फाइलिंग कराओगे रजिस्ट्रार के पास जाके। फिर उसके बाद क्या करना होगा, ऑब्वियसली बात है, जब आप कोई भी चीज फाइलिंग वगैरह कराते हो या जो भी आपका गवर्नमेंट वर्क जो भी होता है, तो उसकी कोई ना कोई फीस तो जाती है, रजिस्ट्रेशन फीस। तो वही बेसिकली सिंपली क्या है कि पेमेंट ऑफ फीस, उस फीस का आप पेमेंट करोगे। डॉक्यूमेंट देने का आपको कुछ चार्जेस देने होते हैं, वो पे करते हो। ये डिपेंड करते हैं चार्जेस कंपनी के अमाउंट ऑफ द कैपिटल के ऊपर। जितनी बड़ी आपकी कैपिटल होगी, जितना बड़ा आपका कंपनी होगी, उसी के हिसाब से इसके पेमेंट के चार्जेस भी वेरी होते रहते हैं। तो कंपनी टू कंपनी डिफर करते हैं चार्जेस, ऐसा कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। फिर सेकंड वन क्या करना, उसके बाद जब आपने पेमेंट कर दिया, डॉक्यूमेंट नेसेसरी दे दिए, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्टर करेगा आपकी कंपनी को, रजिस्टर ऑफ द बुक, उस अपनी बुक में वो रजिस्ट्रेशन दे देगा, आपको नेम दे देगा। तो सिंपल। फिर थर्ड क्या चीज होगी, जब अभी दोनों अपना पेमेंट का स्लिप दे दोगे, डॉक्यूमेंट दे दोगे, तब आपका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी अंडर द कंपनीज एक्ट में, रजिस्ट्रेशन में। और जब रजिस्टर हो जाती है तो रजिस्ट्रार क्या करता है, एट द एंड आपको सर्टिफिकेट देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मीन्स अब आप लीगली यहाँ पे एक कंपनी बन गए। अब यहाँ पे आपकी क्या हो गई, स्ट्रेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, यहाँ पे सिंपल क्या हो गया कि आपकी एक आपकी एंटिटी बन गई, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी। तो यहाँ से आप अपना बिजनेस रन करना आराम से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद कोई भी कंपनी फॉरेन अपना बिजनेस रन करना स्टार्ट कर सकती है। तो 4 इसमें क्या स्टेजेस हमने देखी, सबसे पहला फाइलिंग, आपने जो प्रिपेयर कर लिए थे, फाइल करो डॉक्यूमेंट्स को, पेमेंट कुछ दो आप उस रजिस्ट्रेशन का, फिर रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यहाँ से आप अपना बिजनेस या एक्टिविटी जो भी थे आप रन करना स्टार्ट कर सकते हो। जिस डेट को ये मिलता है उस डेट से आपकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। ये स्टेज हो गई। फिर नेक्स्ट स्टेज आपकी क्या आती है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस,
क्या कर मतलब हुआ कि कैपिटल को यहाँ पे सब्सक्राइब, ऑब्वियसली बात है कोई भी कंपनी आप खोल रहे हो तो कैपिटल की जरूरत पड़ेगी या नहीं। यहाँ तो भी आप सिर्फ लीगल वर्क वगैरह जो कर रहे थे वो सब करा आपने, अब बिजनेस रन कर रहे हो क्योंकि आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, तो बिजनेस रन कर रहे हो तो उसके लिए आपको कैपिटल सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी। और क्या जरूरत पड़ेगी, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट मतलब स्टार्ट कर देना। अच्छा, मैंने भी बोला था कि इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट कर देना, और अब हम बोल रहे हैं कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में स्टार्ट कर देना। तो दोनों में स्टार्ट क्या मतलब, तो बेसिकली देखो क्या है, जब पब्लिक कंपनी होती है तो पब्लिक कंपनी के लिए ये स्टेज एक बढ़ जाती है। यहाँ पे उसको क्या करना पड़ता है कि अपना इनकॉर्पोरेशन के बाद उसको फर्दर एक और थर्ड स्टेज बढ़ जाती है, जो कि उसको क्या करना पड़ता है, कैपिटल सब्सक्राइब करानी पड़ती है अपनी, मतलब उसको वो अपनी क्या करती है, कैपिटल अब रजिस्ट्रेशन जो कराया है जनरल पब्लिक को सब्सक्राइब कराएगी, ऑफर करेगी कि आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करो। देन ये सारे जो काम है वो करने के बाद तब उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलता है, तब पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस रन करना स्टार्ट कर सकती है, उससे पहले वो स्टार्ट नहीं कर सकती है। बट प्राइवेट कंपनी इसी स्टेज के बाद ही अपना काम करना स्टार्ट कर सकती है, वो ये वाला स्टेज नहीं करती है, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। पब्लिक प्राइवेट कंपनी जैसे उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला वो अपना एक्टिविटी रन करना स्टार्ट कर देगी, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए ये एक स्टेज एडअप हो जाती है। अब देख लेते हैं कि क्या स्टेज एडअप होती है। कैपिटल सब्सक्रिप्शन में हमने देखा कि क्या होता है, कैपिटल का आपको सब्सक्राइब करना होता है। कैपिटल मतलब क्या, जो एट द टाइम ऑफ फिलिंग आपने जो फाइलिंग वगैरह कराई थी तो आपने अपनी कैपिटल दिखाई थी कि हाँ भाई हम इतनी कैपिटल से अपना बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, सेबी के अप्रूवल लेना होगा। सेबी अप्रूवल लेना मतलब क्या, कि आप जब भी कोई अपने शेयर्स वगैरह इश्यूज करते हो, जो भी करते हो, तो सबसे पहले आप रजिस्टर होते हो अंडर द सेबी। सेबी सिंपली क्या होती है, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक बॉडी है, स्टैचुटरी बॉडी है, जो कि स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, रन करती है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सारी चीजें इसी के हिसाब से होती हैं। ये एक बॉडी है, लीगल बॉडी। तो ऑब्वियसली बात है, आपको क्या करना होगा, कोई आप शेयर इशू कर रहे हो तो पहले आपको इसका अप्रूवल लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जब सेबी आपको अप्रूवल, आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स दो, जब सेबी को लगेगा कि हाँ आप सही हो, आपको अपॉइंटमेंट दे सकते हैं हम, आपका कैपिटल सब्सक्रिप्शन आप कर सकते हो, आप अपने मार्केट में शेयर्स इशू कर सकते हो, तो सेबी आपको अप्रूवल दे देगा। जैसे सेबी में अप्रूवल दिया कि हाँ ठीक है आप शेयर इशू कर लो, तब आप यहाँ पे क्या करोगे, अपना प्रोस्पेक्टस इशू करोगे। प्रोस्पेक्टस सिंपली क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो ऑफर करता है कि आइए आप जनरल पब्लिक को, पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक को क्या करती है, ऑफर करती है, इनवाइट करती है कि आप हमारे यहाँ आइए और अपना क्या कहते हैं अमाउंट वगैरह मनी इन्वेस्ट करिए हमारी कंपनी में आगे। तो एक सिंपली एक इनविटेशन होता है जनरल पब्लिक के लिए कि वो क्या करते हैं कि इनसे कहा जाता है कि जनरल पब्लिक से कि आप हमारे यहाँ आके इन्वेस्ट करिए। तो प्रोस्पेक्टस सिंपली जैसे आप स्कूल्स वगैरह में जाते हो तो क्या होता है, स्कूल्स आपको एक प्रोस्पेक्टस देता है, इसमें सारी डिटेल्स दी हुई होती हैं कि हमारे यहाँ इतने मेंबर्स हैं, इतने टीचर्स हैं, ये फैकल्टी है, ये हमारे क्लासरूम्स, ऑल डिटेल्स दी हुई होती है। वैसी सेम डिटेल्स प्रोस्पेक्टस में यहाँ कैपिटल की दी हुई होती है, कंपनी के सारे शेयर्स वगैरह, डायरेक्टर्स कौन है, ईच एंड एवरी डिटेल यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर को जानने की जरूरत है वो सारी डिटेल दी हुई होती है। ट्रांसपेरेंसी होती है, सेबी ट्रांसपेरेंसी रखता है ताकि किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो। सो प्रोस्पेक्टस सिंपली क्या होता है, एक इन्विटेशन कार्ड होता है जो आप जनरल पब्लिक को देते हो। प्रोस्पेक्टस देने के बाद आप क्या करोगे, आपने इन्विटेशन दिया, अब लोग इनवाइट होंगे, अब आपके पास आएंगे, तो उसके लिए क्या होगा, अब आप फिर क्या करते हो, अपॉइंट करते हो किसको, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स और अंडर राइटर्स। अब इनको क्यों अपॉइंट कर रहे हो भाई, इनकी क्या जरूरत है, तो इनकी जरूरत ये है कि सेबी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। सेबी ने बोला है कि भाई जो है मिनिमम कैपिटल की सब्सक्रिप्शन, ये ना सब्सक्रिप्शन, तो मिनिमम लिमिट एक डिसाइड करती है, सेबी ने फिक्स कर दी है कि हर कंपनी को इतने अमाउंट ऑफ कैपिटल का सब्सक्रिप्शन आना जरूरी है। कितने अमाउंट, वो कितनी फिक्स कर दी है, 90% हर कंपनी को, कंपनी के पास सब्सक्रिप्शन आना जरूरी है। अगर कंपनी 90% कैपिटल सब्सक्राइब कर लेती है, लोग उस कंपनी के 90% शेयर सब्सक्राइब कर लेते हैं, तभी फर्दर वो आगे अपने शेयर्स को इशू करेगी एंड देन अलॉटमेंट वगैरह करेगी। अगर 89% भी आए तो आपके शेयर्स कैंसिल कर दिए जाएंगे, आपको एप्लीकेशन मनी वापस लौटानी पड़ेगी लोगों की, जनरल लोगों की। ये ऐसा क्यों किया है, ये इसलिए किया है कि कंपनीज ऐसा ना करें कि बस
लोगों ने जितना भी दिया, जितने भी हम लोगों के पास शेयर्स की हमारे पास एप्लीकेशन आई, बस हम उतने से ही स्टार्ट कर दें कि मेरे पास सिर्फ 50% लोगों की आई तो मैं उतने में ही सिर्फ स्टार्ट कर दूं, वो सारी चीजें नहीं हो। अब 50% से ऑब्वियसली बात है स्टार्ट करोगे तो क्या प्रॉफिट आप अर्न कर पाओगे। तो ये सारी प्रॉब्लम ना हो, सेबी ने एक रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया कि भाई हर कंपनी को 90% सब्सक्रिप्शन ऑफ द कैपिटल होना जरूरी है, तभी वो आगे काम कर पाएगी। तो अब आपकी ऑब्वियसली बात है आपको क्या करना पड़ता है, इसी वजह से इन सारे लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है। अब बैंकर की क्या जरूरत है कि आप, अभी मैंने क्या बोला कि आप इशू कर रहे हो तो लोग अप्लाई करेंगे, आप कोई भी शेयर इशू करते हो तब सबसे पहले आप क्या करते हो, एप्लीकेशन देते हो। आप मान लो किसी कॉलेज में जा रहे हो, है ना, कंपनी छोड़ दो, आप कॉलेज को कंपनी की तरह देखो, आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन फी देते हो, उसको एप्लीकेशन फॉर्म देते हो, तो वो फी क्या उनका कॉलेज के बैंक अकाउंट में जाती है। तो इसलिए बैंकर्स को अपॉइंट किया जाता है कि जो भी शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, डिपॉजिट हो रहा है या विड्रॉल हो रहा है कैश का, मनी का, वो बैंक में हो, तो इसलिए बैंकर को अपॉइंट किया जाता है। वो ये सारे जो भी प्रोसेस होता है इसको देखता है, वो सब कुछ उसको परफॉर्म करता है बैंकर। तो बैंक से रिलेटेड जो भी काम होगा, एप्लीकेशन मनी जो भी आ रहा है वो सब बैंकर देखेगा, इसलिए हम बैंकर को अपॉइंट करते हैं। ब्रोकर का काम क्या होता है, ब्रोकर जो है, अब आपने इनविटेशन दे दिया प्रोस्पेक्टस में, ब्रोकर क्या करेगा, लोगों को अट्रैक्ट करेगा, लोगों को इनवाइट करेगा और लोगों को अवेयर कराएगा कि हाँ आप आओ, लोगों से, और कहेगा कि इस सेल कराने की कोशिश करेगा आपके शेयर्स ज्यादा से ज्यादा। स्टिल आपको फिर भी लग रहा है, आपकी न्यू कंपनी, आपको लग रहा है कि बाई चांस हो सकता है कि मेरे शेयर्स 90% तक सब्सक्राइब ना हो पाए, हो सकता है कि मुझे लोग इतना नहीं जानते हो, तो कंपनी रिस्क नहीं लेना चाहती है, तो कंपनी एक अंडर राइटर को अपॉइंट कर लेती है। ये अंडर राइटर कौन होता है, ये वो पर्सन होता है जो गारंटी लेता है कि आपके शेयर्स 90% सब्सक्राइब होंगे ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी कंडीशन में आपके सिर्फ 80% ही शेयर सब्सक्राइब हो पाए, बट क्योंकि सेबी ने बोला था कि 90% होना जरूरी है, तो ये जो 10% का जो डिफरेंस आ रहा है वो कौन कवर अप करता है, वो अंडर राइटर करता है। अंडर राइटर कहता है कि बाई चांस आपके 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं हो पाए तो मैं आपके वो शेयर्स लूंगा, मैं परचेज कर लूंगा आपके वो शेयर्स, ताकि आपका जो है कैंसिलेशन ना हो पाए। तो इस केस में क्या हो रहा था, 10% शेयर्स हमको कम पड़ रहे थे, तो 10% शेयर्स किसने सब्सक्राइब कर लिए, उस अंडर राइटर ने। इस काम के लिए आप अंडर राइटर को कमीशन देते हो। कभी कभी होता है कि 90% पूरे के पूरे सब्सक्राइब हो जाते हैं तो भी उसको अंडर राइटर कमीशन दी जाएगी, और कभी कभी हो सकता है कि वो 90 ना हो पाए, 80 हो जाए, 85 हो जाए, 70 हो जाए, कुछ भी हो, तो वो उस चीज के लिए अंडर राइटर को अपॉइंट करना जरूरी होता है, ताकि आप रिस्क ना लो। और क्योंकि इन सारी चीजों को इशू करने में काफी ज्यादा कॉस्ट जाती है, और अगर कैंसिल हो गया तो फिर से आपकी और एडिशनल कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो, तो इसलिए ब्रोकर्स, बैंकर्स एंड अंडर राइटर्स को अपॉइंट किया जाता है। फिर हम क्या करते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, आपको एक, आपने देख लिया कि यहाँ पे जब मैंने बोला ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे ऊपर समझा ही दिया कि आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% चाहिए होता है, सेबी ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दी हैं, ठीक है। फिर क्या आता है, एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। क्या होता है, आपको, अब आप ये सारी चीजें आपने कर ली, एप्लीकेशन वगैरह आपके पास लोगों की आ गई, ठीक है, एप्लीकेशन आ गई, तब आप क्या करोगे, कंपनी को खुद को भी अपने स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अप्लाई करना जरूरी पड़ेगा, उसको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। किसी भी रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो रजिस्टर हो सकती है, एनएससी, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कहीं पर भी वो लीगल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर रजिस्टर हो सकती है। वहां पे वो दिखाएगी कि हाँ ठीक है, मेरे 90% शेयर सब्सक्राइब हैं, इतनी इतनी सारी चीजें हैं, वो सब कुछ करेगी। जब अगर वो स्टॉक एक्सचेंज लोग, जो वहाँ की एंटिटी है, वो फुलफिल हो जाती है, वो सेटिस्फाई हो जाती है आपके इन सारी चीजों से, आपके डॉक्यूमेंट से, उसको लगता है कि हाँ आप इस लायक हो कि आपके शेयर्स लोग खरीदेंगे, आपकी कैपिटल साउंडनेस अच्छी है, आप अच्छे हो, आपकी रेपुटेशन अच्छी है, तो वो आपको रजिस्टर कर देती है, आपको लिस्टेड कर देती है। तो आप लिस्टेड के अंदर आ जाते हो, मीन्स आप आगे फर्दर आप शेयर्स और इशू कर सकते हो। और अगर बाय चांस उसको लगता है कि हाँ आप सही नहीं हो, तो वो आपका क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। तो आपने जो ऊपर लोगों से एप्लीकेशन मनी लिया होगा वो आपको रिटर्न करना होगा, और अगर एप्लीकेशन उसने एक्सेप्ट कर ली तब आप आगे फर्दर कर सकते हो। और फर्दर आगे करने के लिए क्या करोगे, अलॉटमेंट करोगे शेयर। जिन लोगों से आपने एप्लीकेशन मनी लिया था अब उनको शेयर्स अलॉट कर दोगे, उनके नाम से शेयर होल्डर्स के यहाँ पे नेम, एड्रेस वगैरह लिस्टेड कर दी जाते हैं कंपनीज के अंदर, शेयर होल्डर्स के नेम के नाम से, कि ये एक शेयर मिस्टर एक्स का है। किसी का भी आप दिखा दोगे कि ये 10 शेयर मिस्टर वाई के हैं, इनका नेम, इनका एड्रेस, इनका सब कुछ आपको यहाँ पे गिवन होगा। तो बेसिकली जब ये सारा प्रोसेस आप पूरा कर लेते हो, सब कुछ हो जाता है, तब आपने कौन सा काम पूरा कर लिया, ये वाला तो आपने काम पूरा कर लिया कैपिटल सब्सक्रिप्शन का। देन लास्ट आपका क्या रहता है, जब ये सब काम हो गए तो आप अप्लाई कर सकते हो रजिस्ट्रार के पास जाके कि भाई मुझको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दे दो,
तो वो क्या सारी चीजें चेक करेगा कि हाँ ये जो आपने सारी चीजें चेक करी हैं वो सही है, कोई अमाउंट रह तो नहीं गया, कोई रिजेक्टेड अमाउंट तो नहीं है, फुली आपने 90% सब्सक्राइब हो गए, ईच एंड एवरी डिटेल यहाँ की वो दोबारा से रीचेक करेगा। और सब जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा फुली, तब वो क्या करेगा, आपको सर्टिफिकेट दे देगा, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तब यहाँ पे पब्लिक कंपनी अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगी। यहाँ से ये लास्ट स्टेज होती है। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। बहुत ईजी है, आप इसको एक नॉर्मल टर्म में जाके देखो कि प्रमोशन होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है, एट दी लास्ट कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होता है। ओके, अब आगे हम लोग और देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्या है कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या हैं जो मैंने बोला था कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। एमओए और एओए कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। तो हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं, आपको इससे बहुत इजीली समझ में आ जाएगा डिफरेंस के थ्रू कि होते क्या है। कोई भी इसमें ऐसा बड़ी चीज नहीं है, बहुत ईजी है। सबसे पहले हम नेचर के बेसिस पे अगर देखें क्या डिफरेंस होता है एमओए के अंदर, कि क्या होता है, ये एक चार्टर होता है और एक ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता है कंपनी का। कि मतलब चार्टर और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या, कि सिंपली ये बताता है, ये मेन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है कंपनी की, कंपनी है कैसी, नेचर कैसा है कंपनी का, वो सारी चीजें बताता है। क्या ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, वो सब कुछ बताएगा। कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ, कैसे हुआ, वो सब एमओए के अंदर गिवन होता है कि कौन मेंबर्स हैं, कौन डायरेक्टर्स हैं, ईच एंड एवरी डिटेल सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है नेचर एमओए। और एओए क्या करता है, ये रिफर होता है कि ये बाय लॉ होता है कंपनी का, जो कि स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करता है। मैंने बताया था कि एओए क्या होता है, सिंपली इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी के दिए होते हैं कि भाई आपको सुबह कितने 10 बजे से काम करना है, 6 बजे तक, इतना आपको ब्रेक टाइम मिलेगा, इतने इतने टाइम पे आपको वीक में इतने डेज आपको काम करना होगा। सारे ईच एंड एवरी हर छोटे छोटे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होंगे कंपनी के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो एओए के अंदर होता है। इसमें लीगल होता है एमओए के अंदर, इसमें कंपनी के इंटरनल। तो वो कह रहा है कि बाय लॉज, किसके लॉज हैं, वो कंपनी के बाय लॉज होते हैं। वो किस लिए बनाए जाते हैं, कि स्मूथली मैनेजमेंट हो सके, स्मूदर वर्क कर सको, स्मूथ ऑपरेशन के लिए होते हैं। सेकंड स्कोप हम देखते हैं कि स्कोप में बोल रहा है कि वो इट डिफाइन द ऑब्जेक्टिव एंड पावर। कि एमओए क्या करता है, डिफाइन करता है कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस मकसद से आप खोल रहे हो, कितनी पावर है आपके पास, क्या कैपिटल है, सब कुछ डिफाइन करता है यहाँ पे। तो बेसिकली इसका स्कोप क्या होता है कि कंपनी की डिफाइन करता है किस ऑब्जेक्टिव है, कितना प्रॉफिटेबिलिटी, किस बेसिस पे, क्या क्यों, क्या रीजन है, ईच एंड एवरी डिटेल वो आपको बता देता है, ऑब्जेक्टिव एंड पावर ऑफ द कंपनी। इसका स्कोप क्या होता है कि ये सिंपली क्या करता है, ये इसके अंदर ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ सिंपली बताता है कि क्या कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो डे टू डे ऑपरेशन में हेल्प करेंगे कंपनी के। इसका स्कोप सिर्फ इतना ही होता है। इसका सिंपल कितना स्कोप है कि सिर्फ डे टू डे ऑपरेशन में हेल्प करता है एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमको कंपनी के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव और पावर बताता है। अब मैं नेक्स्ट स्टेटस की बात करूं तो इसका स्टेटस कैसा होता है, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है। फंडामेंटल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक डॉक्यूमेंट होता है। इसके बगैर तो कंपनी रजिस्टर हो ही नहीं सकती और आगे रन ही नहीं हो सकती। तो हमने पीछे देखा भी था कि एमओए, रजिस्ट्रार ऑफ द ऑफिस में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है एमओए का। तो ये फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। वहीं अगर मैं एओए की बात करूं तो ये सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट होता है। जरूरी नहीं है हर कंपनी का कि ये उसको बनाए, ये एक सप्लीमेंट्री है कि उसकी मर्जी तो बनाएगा, नहीं मर्जी होगी तो नहीं बनाएगा वो कंपनी का। तो एक सप्लीमेंट्री मतलब अदर, कि आपके सिर्फ ऑपरेशन में हेल्प कर रहा था इसलिए एक सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है, बट ये एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर आपने क्या है, अगर मैं लीगल इफेक्ट की बात करूं तो अगर कोई भी आपने एक्ट परफॉर्म किया, एक्ट डन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ एमओए आर वॉइड। अगर कोई आपने एक्टिविटी ऐसी परफॉर्म करी जो एमओए के स्कोप के बाहर थी, तो आप वो एक्टिविटी क्या कर दी जाएगी, वॉइड करी जाएगी। आपको मीन्स आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, फाइन्स लग सकते हैं, आपको पनिशमेंट वगैरह दी जाएंगी लीगली, ठीक है। और इसका बात करें तो आपने कोई एक्टिविटी करी ऐसी जो एओए के अगेंस्ट थी, बियॉन्ड दी एओए, तो वो उसको उसका जो भी चीजें होंगी उसका रेक्टिफिकेशन इंटरनली सिर्फ कौन, शेयर होल्डर से उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ऐसे किसी बाहर वाले को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप उसके ऊपर केस कर रहे हो। अब
मान लो कोई इंसान बहुत छुट्टियां कर रहा है, लेट कर रहा है, तो क्या आप उसके ऊपर केस कर दोगे? नहीं ना, तो वो सिर्फ सिंपली उसके शेयर होल्डर्स उसको वार्निंग दे देंगे, वही उसको प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर लेंगे। लेकिन एमओए का अंदर कोई भी चीज आपने वॉइड करी है तो आपके ऊपर लीगल एक्शंस लिए जा सकते हैं। कंपल्शन की बात करूं तो मैंने ऊपर बता ही दी कि कंपलसरी होता है, फंडामेंटल होता है, दैट्स वाई कंपलसरी होता है। हर कंपनी को बनाना जरूरी है क्योंकि इसके अंदर ही सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कंपनी की ऑब्जेक्टिव, नेम, डायरेक्टर्स, एड्रेस, ईच एंड एवरी डिटेल इसमें कंपनी की दी हुई है, कितनी कैपिटल है, ऑथराइज कैपिटल, सब कुछ इसमें गिवन है। यही अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका कंपल्शन नहीं होता है, कंपलसरी नहीं होता है कि मैं बनाऊं नहीं बनाऊं, मेरी मर्जी। कोई कंपनी अगर अपना एओए नहीं बनाना चाहती है तो वो अपना एओए कहाँ से अडॉप्ट कर लेती है? टेबल एफ से। अब टेबल एफ क्या है कि कंपनीज एक्ट के अंदर एक टेबल एफ है, वहां पे 99 आपको दिए गए हैं, आप कह सकते हो 99 सेट्स ऑफ एओए दिए हुआ है, आर्टिकल एसोसिएशन मतलब 99 दिए हुए हैं सेट। उसमें से कोई भी कंपनी एक सेट अपनी मर्जी का अडॉप्ट कर लेती है, चूज कर लेती है टेबल एफ के अकॉर्डिंग। तो मुझे नहीं बनाना, मेरे पास इतना नहीं है टाइम कि मैं सब कुछ बनाऊं, और हर कंपनी का एओए अलग ही होता है, कुछ सब अपनी किसी कंपनी कुछ टाइम अलग होता है, कुछ अलग होता है। तो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट देयर आर 99 AOA इन टेबल एफ, सॉरी 99 AOA इन टेबल एफ। सो उसमें से किसी एक को भी आप सिलेक्ट कर लेते हो और अपना एओए अडॉप्ट कर लेते हो। तो इसका इसमें कंपल्शन कंपलसरी जरूरी नहीं होता कि ये बनाना। लास्ट अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप की, तो ये क्या करता है? डिफाइन करता है रिलेशनशिप किसका? कंपनी के बीच में और आउटसाइडर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मतलब आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर वालों से। कंपनी का और बाहर वालों का क्या रिलेशनशिप है वो बताता है। कंपनी बाहर वालों मतलब कि क्या बताएगा कि हाँ भाई ऑब्जेक्टिव बताएगा बाहर मार्केट से आपका क्या रिलेशन है, और बताएगा कि इसके आपके मेंबर्स कितने हैं, शेयर होल्डर्स कितने हैं, कितने डायरेक्टर्स हैं, ईच एंड एवरी डिटेल। जो भी रिलेशनशिप सिंपली किसकी नहीं होता है, एओए बेसिकली बनाया किसकी नहीं जाता है, बनाया ही आउटसाइडर की नहीं जाता है। तो एक रिलेशनशिप डिफाइन करता है आपकी कंपनी का और आउटसाइडर के साथ का। लेकिन दूसरी तरफ एओए की बात करें तो एओए एक इंटरनल रिलेशनशिप डिफाइन करता है, किसके बीच का? कंपनी के बीच में और कंपनी के खुद के मेंबर्स के बीच में। जैसे कि एम्प्लॉयज वो मेंबर्स है उसके, तो कंपनी और कंपनी के मेंबर्स के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करता है। लेकिन एमओए कंपनी और आउटसाइडर्स के बीच के रिलेशनशिप डिफाइन करता है। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि मेमोरेंडम एसोसिएशन और आर्टिकल एसोसिएशन सिंपली क्या होता है। बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं होता है, यही एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। प्रोस्पेक्टस मैंने आपको बताया क्या होता है, ये एक इन्विटेशन होता है कि आप जनरल पब्लिक को इनवाइट करते हो कि आप हमारे यहाँ आइए, पैसा इन्वेस्ट करिए। सो इसमें बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आपको प्रोस्पेक्टस में क्या, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, आप ऑफर करो कोई चीज, आप उनको ऑफर करना जरूरी है। ऑब्वियस बात है, जब कुछ ऑफर ही नहीं करोगे तो क्या होगा। और ऑफर जो है वो भी लीगल होना चाहिए, किसी इलीगल चीजों का नहीं होना चाहिए। और ऑफर लीगल सिर्फ किसका? सिक्योरिटीज का ही होना चाहिए, शेयर्स वगैरह का। कुछ और ऑफर नहीं करना है, गुड्स वगैरह ऑफर नहीं करोगे आप। ऑफर किस चीज का कर रहे होगे? सिक्योरिटीज का। सो प्रोस्पेक्टस के अंदर आपको सिंपली ही कुछ चीजें होना जरूरी है। प्रोस्पेक्टस सिंपली एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ईच एंड एवरी डिटेल कंपनी की दी हुई होती है, मतलब जो भी नेसेसरी डिटेल होती है जो आपके एक इन्वेस्टर को जानने की जरूरत है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी भी कंपनी के फॉर्मेशन के लिए, आर्टिकल एसोसिएशन, मेमोरेंडम एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। प्लीज आप ऐसे ही चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें। आगे हम फर्दर और देखेंगे, लास्ट होगा वो पार्ट इस चैप्टर का। हम सिंपली बेसिकली इसमें हम डिफरेंसेस देखेंगे, जितने भी हम अब तक फॉर्म्स ऑफ कंपनीज से, जितने भी हम बिजनेसेस एंटरप्राइजेस के बीच में हम चैप्टर का नाम ही है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा था, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक, पब्लिक प्राइवेट, उन सब के बीच का हम डिफरेंसेस देखेंगे बेसिकली। और हम देखेंगे कि आपने चलो ये सारी चीजें देख ली कि मैंने बता दिया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं, बहुत टाइप्स की एंटिटीज होती हैं, तो उनमें से आपको चूज कौन सा करना है वो भी डिफरेंसेस हम देखेंगे आगे की वीडियो में। सो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, आगे हमारी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।